नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, आज हम आपसे जो मिलाने जा रहे हैं जिन्हें, उनका नाम है मयंक प्रताप सिंह और इनके सीजीएल 18 और 19 दोनों में गजब के स्कोर हैं। सीजीएल 18 में स्कोर जो कमी रह गई थी, इन्होंने 19 में उसकी कसर पूरी कर दी है। तो चलिए इनका स्कोर कुछ जान लेते हैं। इनका सीजीएल 18 प्री में स्कोर था 190, मेंस में इनका स्कोर कम रह गया था, मैथ्स में 141.1 नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, इंग्लिश में 193.4 जो कि गजब मतलब बेहद शानदार स्कोर है, और डिस्क्रिप्टिव में इनका 68 नंबर था जो कि शानदार स्कोर अपने आप में है। और टोटल इनके 592 मिले हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो इनको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, 4600 जो चाहेंगे मिल जाएगी अच्छी खासी। अगर हम बात करें सीजीएल 19 की, तो इनके प्री में 192.6 है, मेंस में मैथ्स में फिर गजब का स्कोर है 197.5, एक ही प्रश्न गलत हुआ है, और इंग्लिश में इनके केवल 200 में से 5 प्रश्न गलत हुए हैं, यानी इनका स्कोर बना है रॉ स्कोर 193.75, जो कि अपने आप में टफेस्ट शिफ्ट थी इस बार। तो इनका गजब का स्कोर अभी तक का है और डिस्क्रिप्टिव अभी आया नहीं रिजल्ट, तो इनको जो चाहेंगे वो पोस्ट मिल जाएगी। तो चलिए अब इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी स्ट्रेटजी, और जो सीजन 2020 के एस्पिरेंट्स को काफ़ी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें इनसे सीखनी चाहिए, बुक्स, मॉक टेस्ट, इट्स मतलब जितनी चीज़ें आपको जरूरत होंगी सीजन 2020 की प्रिपरेशन के लिए, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो स्वागत है मयंक, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि बैकग्राउंड कहाँ क्या रहा है आपका और कहाँ से हैं आप। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन करी है 2018 में डीयू से। 2018 मेरा सीजन 2018 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था सीजन के बारे में, मुझे फाइनल ईयर में पता चला। सेल्फ प्रिपरेशन थे? हाँ, उस टाइम तो सेल्फ प्रिपरेशन की थी। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं फिर इसकी तैयारी में आ गया, सीजन की तैयारी करने लगा। स्ट्रीम क्या रही आपकी? साइंस स्ट्रीम थी मेरी। अच्छा, बायो की मैथ्स विद मैथ्स। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होता है कि मतलब इस स्ट्रीम के लड़के नहीं कर सकते, इस स्ट्रीम जैसे साइंस स्ट्रीम वालों को, लोगों को लगता है एज है, कई लोगों को लगता है कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले नहीं कर सकते, क्या ऐसा कुछ है क्या? ये बात तो सही है। साइंस और कॉमर्स वालों को जिनकी मैथ्स होती है उनको एज तो मिलता ही है थोड़ा सा, क्योंकि आर्ट्स वाले को होता है 10th के बाद वो मैथ्स पढ़ते नहीं है, तो उनको गैप आ जाता है काफी, तो थोड़ी दिक्कत तो पड़ती है उनको। पर ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, थोड़ा एज मिल जाता है साइंस और कॉमर्स वालों को जिनकी मैथ्स होती है। तो मतलब कर वो भी सकते हैं? हाँ, कर वो भी सकते हैं। तो क्या करना चाहिए मैथ्स के लिए? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी जो आपका स्कोर इतना बढ़िया रहा है? मतलब 141 आपका 18 में था मेंस में, राइट? और मैथ्स अगर सीजन 19 मेंस की बात करें तो एक ही प्रश्न आपका गलत हुआ, गजब का स्कोर रहा है, तो क्या किया आपने ऐसा? अब सीजन 18 जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को गाइडेंस नहीं मिली थी किसी की, मुझे पता ही नहीं था कहाँ से क्या करना है। मैंने उस टाइम पे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस थी तो उनसे देखा था, राकेश यादव की 2 बुक आती है अरिथमेटिक एडवांस की, मैं वो बुक लेके आया था, उससे प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे तो सीजन 18 में। बस कुछ दिक्कतें में कुछ गलतियां मैंने कर दी, इस वजह से नंबर मेरे कम रह गए उसमें। पर फिर तब तो मैथ्स में मैंने वही कहते क्योंकि कुछ पता ही नहीं था मुझे कहाँ से क्या करना है। जितने छोटे मोटे यूट्यूब वीडियो से सबसे सीखता था, सब देखता था मैं, कुछ फायदा हुआ नहीं सबसे। और फिर 19 में क्या कर दिया अचानक से 197.5? 19 में मैंने 18 की गलतियां रिपीट नहीं करी। जैसे 18 में मैंने ये गलती की थी, मॉक्स नहीं दिए थे मैंने। मेंस के टाइम पे बस 2 मॉक दिए थे, उससे ज्यादा मॉक दिया था। मॉक देता भी था तो मैं एनालाइज नहीं करता था। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि मॉक को किस तरह से एनालिसिस करनी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा। 19 में मैंने मॉक्स बहुत ज्यादा दिए, और मॉक्स जब भी दिए तो उसका एनालिसिस सही से करी। कौन से मॉक फॉलो किया आपने? मैंने जितने लाइव मॉक्स जितने भी थे किसी भी प्लेटफॉर्म के, उस लाइव मॉक तो मैंने सारे दिए। फ्री वाले सारे? हाँ, फ्री वाले सारे। और पेड में किसी का दिया? पेड में मैंने टेक्स्ट बुक के दिए थे। अच्छा। मैंने सुपर मॉक्स के दिए थे। अच्छा। और पेड मैंने एसएससी ट्यूब के भी लिए थे, पर वो मैं दे नहीं पाया था क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो गए थे। तो मैंने टेक्स्ट बुक सब लेके मैंने 100+ मार्क्स दिए थे मेंस में। अच्छा, तो बुक्स में आपने मैथ्स में केवल राकेश यादव सर की अरिथमेटिक और एडवांस से फॉलो करी और कुछ ज्यादा नहीं? मैंने 2019 में कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं मेरे, तो मैंने कुछ टीचर्स की वीडियोस देखी थी। अच्छा। वो कुछ वीक टॉपिक्स मैंने वहां से कवर कर लिए थे, बाकी बुक मैंने वही फॉलो की थी। बस बुक, बेसिक बुक 2? हाँ, बेसिक बुक 2। मतलब ऐसा नहीं कि कैट के लिए आपने कुछ पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो बेसिक एसएससी प्रीवियस ईयर है वही, ठीक है? अच्छा, इंग्लिश में आपने क्या फॉलो किया? इंग्लिश मेरी थोड़ी सी, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं इंग्लिश का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं रीडिंग जरूर करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता आ रहा हूँ मैं काफी सालों से, पर जैसे जब मैं एसएससी में आया तो मेरे नंबर आते नहीं थे। जब पहले मॉक में मेरे साथ इंग्लिश में 12 नंबर के आसपास थे, प्री के मॉक में। अच्छा। 10 से 12 ऐसे कुछ नंबर थे मेरे। फिर इंग्लिश में मैंने कुछ बुक्स लेके आए, मुझे पता चला जैसे मैं एक नीतू सिंह मैंने पढ़ी बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करी उस बुक की। उसके बाद मैं लेके आया मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मुझे अब बहुत अच्छी बुक लगी, अशोक सर। हाँ, बहुत फायदा हुआ मुझे इस बुक से, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। तो ग्रामर तो मेरे यहाँ से हो गया, और एक टीचर थे इंग्लिश में यूट्यूब पे, अमन वशिष्ठ नाम के। अच्छा, वो पैरामाउंट में शायद पढ़ाते हैं अमन वशिष्ठ? फिर प्रूडेंस में चले अच्छा, गए अच्छा। तो मैंने उनकी लेक्चर्स देखे थे अमन वशिष्ठ सर के, तो उनसे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर के बहुत अच्छे हो गए। अच्छा। और फिर वोकैब के लिए तो मैंने जितनी भी वोकैब होती है इसकी एसपी बक्सी की, प्रिंट टू पैरामाउंट की, एमबी की वोकैब तो मैंने हर जगह से करे थे।
इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो वोकैब थी वो जरूर करी थी मैंने। अच्छा। और एक क्रिस्टोफर फिनिक्स की बुक आती है, क्रिस्टोफर सर की BMW बुक आती है, अच्छा। उसके अंदर कुछ निमोनिक्स होते हैं वोकैब याद करने के लिए, तो वो बुक लेके आया था, मुझसे वोकैब ज्यादा जल्दी याद हो गया था आराम से। तो इंग्लिश के लिए आपने बेसिकली 3 बुक फॉलो करी। हाँ। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक सिंह सर, हाँ। नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, हाँ। और क्रिस्टोफर सर की BMW, हाँ। और साथ में अमन वशिष्ठ सर का वीडियो लेक्चर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग। वो, हाँ, वो तो मेरी हैबिट है, वो मैं उसको पढ़ाई में नहीं काउंट करता हूँ, मेरी हैबिट है, सालों से करता आ रहा हूँ। अच्छा, न्यूज़पेपर, तो इस वजह से न्यूज़पेपर रीडिंग आपके हिसाब से कितना रोल मतलब प्ले करती है? वो बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे पहले मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर तो मुझे इंग्लिश का ऐसा आइडिया नहीं था, बस मैं न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए पढ़ता था। अब जब पढ़ने लगे तो मुझे थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई इंग्लिश की, किस तरह से काम क्या होता है, तो तब जाके मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आने लग गया न्यूज़पेपर से। थोड़ी सी रीडिंग के, जैसे मेंस में जाते हैं तो मेंस में तो रीडिंग का बहुत रोल है, तो वहाँ पे फायदा होता है। प्री में तो कुछ ऐसा फायदा होगा नहीं न्यूज़पेपर का, बट मेंस में बहुत फायदा हो जाता है। तो प्रीलिम का आपका स्कोर क्या रहा है अगर सेक्शन वाइज, क्योंकि अभी प्रीलिम 5 महीने बाद है, आपको पता होगा 29 मई को सीजन 20 का स्टार्ट होगा, 7 जून तक है। तो प्रीलिम के लिए आप थोड़ी सी मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे और अपना पहले स्कोर बता दीजिए कि प्रीलिम में आपका सेक्शनल स्कोर क्या था। प्री में मेरे शायद रीजनिंग में आई गेस शायद 45 ऐसे समथिंग थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। इंग्लिश में मेरे 47.5 थे, मैथ्स में मेरे शायद 41.5 थे। तो मेरी प्री में डिफिकल्ट शिफ्ट थी, और जीएस में मुझे याद है शायद 26-27 समथिंग थे ऐसे कुछ। नॉर्मलाइजेशन में आपका फायदा हुआ? हाँ, नॉर्मलाइजेशन में फायदा, क्योंकि उसमें मेरे रॉ मार्क्स थे 154.5 थे। अच्छा, फिर नॉर्मलाइज हो गया 192.6। ठीक है। तो प्री के लिए जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्री के लिए स्ट्रेटजी कुछ अलग होनी चाहिए, मेंस के लिए कुछ अलग होनी चाहिए, ऐसा कुछ मतलब आप क्या मानते हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये गलती मैंने 18 में की थी, मुझे लगा कि प्री के अलग पढ़ना है, मेंस के अलग पढ़ना है, तो मैंने ये गलती करी थी। प्री में कुछ और पढ़ा था, मेंस के टाइम पे दूसरी बुक्स लेके आ गया था कि अब ये पढ़ूंगा। वो गलती मैंने 19 में नहीं करी। जैसे मैंने प्री के टाइम से मेंस को टारगेट करा था, मुझे पता था कि प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है, तो क्या ही अलग आ जाएगा। तो बस मैं प्री के टाइम से मेंस का ही सोच के चला था। प्री तो मुझे पता था हो ही जाएगी, दिक्कत नहीं है ऐसे। रीजनिंग के लिए आपने क्या किया, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रीजनिंग में बहुत कम स्कोर आता है, मतलब जैसे 25-30, तो उनको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग? रीजनिंग तो मैंने 18 में मॉक्स दिए नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी क्या क्या दिक्कतें हैं। मैंने 2019 प्री के भी 100+ मार्क्स दिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे डाइस में दिक्कत है, तो मैंने डाइस की वीडियो देख ली यूट्यूब पे जाके। तो कुछ टॉपिक्स थे, जैसे वो आता है कि टॉप टू बॉटम, वो ऐसे कुछ टॉपिक्स देखे मैंने, उन टॉपिक्स की वीडियोस देख ली जाके, स्पेसिफिक वीडियोस। मतलब कोई पेड कोर्स वगैरह ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं। तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल गया उससे, कुछ टॉपिक्स ही देखने थे मुझे। तो रीजनिंग में आपका क्या स्कोर रहता है जब आपने स्टार्ट करा, और फिर कैसे इंप्रूव करा? जब स्टार्ट किया तब तो मेरा 30 के आसपास आते थे रीजनिंग में। हाँ, रीजनिंग सबसे बड़ा गुना हो जाता है, क्योंकि बाकी जगह टाइम, बाकी कुछ आता ही नहीं था, खाली रीजनिंग में टाइम देता था मैं। बाकी इंग्लिश, बाकी किसी में कुछ भी नहीं आता था, मतलब रीजनिंग में टाइम 30 आते थे। अभी तो मेरे 45 समथिंग थे, मुझे याद नहीं है। अच्छा, और अगर हम बात करें जीएस सेक्शन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा, अब आपको पता हो पहले क्या होता था, जब 100 नंबर कट ऑफ जाती थी तो जीएस छोड़ के भी हम कर लेते थे सीजन, ठीक है, 2015-16 तक। लेकिन अभी इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने लगी तो जीएस को हम छोड़ नहीं सकते या इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है जीएस के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, और आपका क्या मतलब इस पे सजेशन? जीएस में तो अब जब से टीसीएस आई है तब से तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो ये होता कि बंदे लूसेंट करते थे और प्रीवियस ईयर करते थे, काम चल जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब मैं मेन फोकस जो मेरा था वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स में था। इन दो चीजों को अच्छे से कवर कर लूं। बाकी जो लूसेंट वगैरह हर बंदा करता है, उनसे एज लेने के लिए इन चीजों को अच्छे से कर लूं। तो मैंने मेनली जो फोकस किया करंट अफेयर्स और स्टैटिक पे किया था। तो करंट अफेयर्स कैसे करा आपने? मैंने करंट अफेयर्स के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, उनकी ऐसे डेली की पीडीएफ मिलती थी, तो उनको कंपाइल करके डेली की वीडियो देखता भी था, फिर कंपाइल करके उनको रिवाइज भी करते रहता था। जैसे कुछ सजेस्ट कर दे बच्चों को, जैसे नेक्स्ट एग्जाम में यूट्यूब चैनल है, तो उनकी डेली की पीडीएफ मिलती है, तो मैं क्या करता था उनकी पीडीएफ को ऐसे डेली तो पढ़ता ही था, कंपाइल करके पूरे 1 महीने की पीडीएफ कंपाइल कर दी, और हर हफ्ते रिवाइज करता रहता था उसमें। जैसे पिछले महीने की वीडियो हर संडे रिवाइज करता था, तो ऐसा सही भूलता भी नहीं था, रिवीजन भी होती रहती थी मेरी। और मॉक देता था बहुत सारे, तो मॉक में आते रहते तो रिवीजन हो जाती थी। तो कितने महीने का आपने करंट अफेयर कवर करा है सर? मैंने 6 महीने का मेनली जनरली करता हूँ, पर ऐसे जो भी, जैसे आज मार्च में एग्जाम है तो उसे 1 महीने पहले छोड़ के दिसंबर यानी 2 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तो मैंने देखा अभी तक। तो वो 2 महीने तो अच्छे से करता था, वैसे मैं जनरली 6 महीने कवर करता था पिछले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट अफेयर करने का भी तरीका होता है। अगर आप करने जा रहे हैं तो लास्ट 6 महीने तो इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर उसमें सबसे कोर महीने की बात करें तो 1 महीने छोड़ के, जैसे मार्च में आपका एग्जाम हो रहा है, अब जैसे इस बार मई में है तो मई 1 महीने छोड़ के, अप्रैल छोड़ के, मार्च और फेब जो आपका होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उस महीने को इतने अच्छे से करें कि उस महीने का एक भी करंट अफेयर, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो या कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो, तो वो छूटे, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने ऐसे कुछ पढ़ा कि हिस्ट्री के लिए अलग नोट्स बनाए, जियोग्राफी के लिए, ये सब कहाँ से पढ़ा है? मैंने नोट्स में कुछ टॉपिक से बनाए। मेरी बायो, मेरी 10th के बाद बायो थी नहीं मेरे पास, तो बायो में मुझे बहुत दिक्कत पड़ती थी। अब साइंस में मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता नहीं था, तो जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे कभी। बायो के मैंने नोट्स बनाए थे। इको तो लूसेंट से समझ में आनी नहीं थी, तो इको के मैंने लेक्चर्स देखे थे। किसके? इको की मैंने अनअकैडमी पे एक मैम थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनके देखे थे लेक्चर मुझे। और ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स देखे थे मैंने, कासिफ अंसारी सर अनअकैडमी पे, उनके लेक्चर्स देखे थे। और बायो के लेक्चर्स, 3 चीज़ों के लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि 18 में तो टाइम बहुत मिल गया था। तो 18 में तो लेक्चर्स देख लिया था आराम से। 19 में दोबारा मैंने देखे नहीं। 19 में तो वही नोट्स मैंने रिवाइज कर लिए। नोट्स बनाए थे मैंने जैसे पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी उनकी, जो अनअकैडमी में स्लाइड्स मिलती है ना, उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, उन्हीं को कंपाइल कर दिया था। अच्छा, मतलब ऐसे नोट अपने हैंड रिटन नोट्स मैंने खाली बायो के बनाए थे। अच्छा, बाकी किसी के। और हिस्ट्री वगैरह वो सब लूसेंट से। अच्छा, मतलब लूसेंट आपके मतलब सोर्स में, जीएस के सोर्स में लूसेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैंने तो मैं लूसेंट से क्या कैसे, मैंने पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ लिया लूसेंट से। तो मैंने राकेश यादव की 7300 आती है जीएस की। अच्छा, तो पार्लियामेंट के सारे क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेता था, तो मेरे वो टॉपिक अच्छे से बैठ जाता था माइंड में। अच्छा, तो जो टॉपिक करो उसके जाके प्रीवियस क्वेश्चन लगा दिए, तो इनकेस वो रिपीट होता है, मॉक में आते, कहीं भी आते, तो आराम से हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं पड़ती, तो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होगा कि आप लूसेंट से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर जाइए। प्रीवियस ईयर में चाहे घटना चक्र राकेश यादव सर की जो प्रीवियस ईयर कंपाइल करके बुक मिलती है आपको, उसमें जाइए, वो चैप्टर सॉल्व करिए और आपने जो पढ़ा है उसका इवेल्युएशन करिए कि आप कहाँ तक एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न कर पा रहे हैं। अगर आपको ये अगर करेंगे तो आपका एक चीज ये होगा कि रिवीजन हो जाएगा जो चीजें आपने पढ़ी हैं, और एसएससी किस तरह के प्रश्न उस टॉपिक से पूछ सकती है, ये सारी चीजें एकदम बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही हिस्ट्री की बात। अगर पॉलिटी आपने बताई, मतलब लूसेंट प्लस 7300 और कुछ लेक्चर्स, कुछ लेक्चर जो बिल्कुल ही जो लूसेंट से समझ में नहीं आएगी। अच्छा, उसके अब जैसे मैं साइंस का हूँ तो मुझे इको वगैरह समझ में नहीं आएगी। अच्छा, पर इनकेस में कॉमर्स का बंदा है, उसको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आएगी, तो बंदा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ले, पर जिसमें वीक है उसको जाके लेक्चर्स देख ले। अच्छा, उसका लेक्चर, ठीक है। उसके लेक्चर तो YouTube पे भी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं ना, और अगर करंट अफेयर के लिए तो बहुत सारे चैनल्स हैं। आप जैसे मैंने फिजिक्स, मेरे साइंस बैकग्राउंड का, मुझे फिजिक्स अच्छे से आती है, पर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया वो मुझे नहीं पता, तो मैं जाके YouTube पे सिर्फ वही सर्च करूंगा, सिर्फ उसी के लेक्चर देखूंगा, पूरी फिजिक्स क्यों देखूंगा, अपनी नीड के हिसाब से देख ले। वही चीज। तो आपने बता दिया रीजनिंग, आपने बता दिया जीएस, अब मैथ्स इंग्लिश। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा है आपके प्रिपरेशन में? प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा रोल है। अब जब मैंने 18 की तैयारी की थी, सीरियल 18 की, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तब तो बिल्कुल लैक ऑफ गाइडेंस था, मैंने प्रीवियस ईयर छुई तक नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कहाँ से करनी है। सीरियल 19 की बारी में मैंने इतना किया, मैंने कोई बहुत ज्यादा बुक्स का हाथ नहीं लगाया, मैंने प्रीवियस ईयर बहुत बार करी, मतलब जितनी पीडीएफ मिलती है, जितनी भी टीचर्स की बात, जितनी पीडीएफ मिली मुझे, वो सारी पीडीएफ मैंने मल्टीपल टाइम्स करे। तो अचानक से मेरे मॉक में, जैसे मेरे मेंस की मॉक देता था, अचानक से 20-25 नंबर मेरे अचानक से बढ़ गए, जब प्रीवियस ईयर करने करते ही। कब से कब तक? ये मेरी जब हमारा मेंस से शायद 3-4 महीने पहले मैंने प्रीवियस ईयर करी थी, उससे पहले मुझे आइडिया भी नहीं था। तो मेरे शायद मेरे उस टाइम 150 के समथिंग आते थे, जैसे ही मैंने प्रीवियस ईयर करी फिर मेरे 170 समथिंग आने लगे, 170-180 हर आने लगे। वो ये सीरियल 18 मेंस के टाइम की बात है या ये सीरियल 19 मेंस के टाइम? सीरियल 18 में मैंने करी नहीं थी, मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था प्रीवियस ईयर इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब क्योंकि मुझे लोगों ने बोला था क्लियर करो, मैं लेके आया था, मुझे लगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने वापस छोड़ा, उसको ड्रॉप कर दिया और पढ़ी ही नहीं प्रीवियस ईयर। तो गलती कर दी, प्रीवियस ईयर मैंने कभी करी नहीं फिर, पर वही गलती मैंने 19 में रिपीट नहीं करी फिर। तो प्रीवियस ईयर आपने ढंग से, ढंग से मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल। तो इसके लिए मतलब जैसे मेंस का करा कि प्री का, या सब मिला के जितने भी थे मैंने, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी टीसीएस के जितने पेपर्स आए थे अभी, स्टेनो एमटीएस सारे, सारे जितने मैथ्स के क्वेश्चन थे सबको कंपाइल करके कंपाइल पीडीएफ मिल जाती है। बहुत सारे। उसमें से फिर मैंने उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया कई बार, और जहाँ जो डाउट हुए, जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे मुझे पता है मैं हो सकता अगली बार अटक जाऊँ, उनको मैं कॉपी में नोट डाउन कर लेता था और उनको फिर बार बार करता रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो कि जो अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब करने जाओ तो उन्हीं क्वेश्चंस में अगर आपको फिर समय लग जाए तो फिर बेकार ही है उस बार करना। या एक बार कोई सोर्स आप अगर कर रहे हो और फिर आप एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो बेकार ही होता है। क्यों कहें? क्या बिल्कुल सही। तो मतलब आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए उन क्वेश्चंस का जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा है, उन क्वेश्चंस का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिनमें टाइम या मतलब टाइम बहुत कम लग रहा है, और वो ट्रिक, कोई ऐसी ट्रिक आपके पास है तो उन क्वेश्चन का नोट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उन क्वेश्चंस का जरूर होना चाहिए जिसपे आप 2-3 बार अटक रहे हैं, या एक बार कर रहे हैं आपसे नहीं हो रहा है, या आपके पास बहुत लंबी मेथड है। ठीक है, मान ले देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम कर तो लेते हैं लेकिन उसकी मेथड प्रॉपर x बराबर से करते हैं और वो बेसिक मेथड लगा के 3 मिनट में करते हैं, तो
तो उन क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर मेथड आपके पास होनी चाहिए जो मार्केट में अभी मतलब ऑब्सोलीट नहीं हुई है ना, एकदम लेटेस्ट वाली मेथड, ठीक है। तो आपने किसका लेक्चर वगैरह फॉलो किया, अगर आपने कोई मतलब किसी टीचर से पढ़ा हो? वीक टॉपिक्स होते थे तो मैं गगन प्रताप है उनके लेक्चर देखता था मैं। गगन सर से? हाँ गगन सर से। और बाकी जैसे कोई ऐसा, जैसे मैंने मॉक दिया, मॉक में किसी क्वेश्चन का बहुत लंबा सा सॉल्यूशन है, अब वो तो ऑब्वियसली बात है, वैसा तो कभी पेपर में कर नहीं पाऊंगा मैं, अगर आप ही का तो स्ट्राइक नहीं करेगा उतना लंबा मैथड। तो मैं उनको भेजता था, हमारे कुछ ग्रुप्स थे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बंदे थे सारे, सबके बहुत अच्छे नंबर आते थे, तो वहाँ भेजता था। कभी हो जाता है किसी ने शॉर्टकट बताया था तो उसको नोट कर लेता था मैं। तो उस ग्रुप में कितने मेंबर्स ऐसे, मतलब कि रैंडम कोई ग्रुप था कि ऐसे कुछ अच्छे लड़कों का ग्रुप था? उसमें बहुत अच्छे लोग, हम करते क्या थे, जैसे हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जैसे सुपर 25 नाम से ग्रुप था, 25 बंदे थे, तो हमने एक एक्सेल शीट बना रखी थी, जैसे जितने एसएससी ट्यूब के लाइव मॉक्स आते थे तो हम लिखते थे एसएससी ट्यूब AIT 1, हर बंदे के नाम होते थे, और मैथ्स इंग्लिश टोटल ऐसे कॉलम बने होते थे जी मेंस के टाइम? हाँ मेंस के टाइम। तो हम सबके मार्क्स लिखते थे, मैथ्स इंग्लिश और टोटल, सब बंदे मॉक देते थे, मार्क्स डालते थे। तो उससे क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रही, कि हम सारे बंदे साथ के थे, एक कॉम्पिटिशन बना रहता था कि हाँ इस बार मेरे ज्यादा, इस बार इसके ज्यादा, तो बहुत अच्छी तैयारी होती थी उस तरह से। जब वो सीट, उस एक्सेल सीट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मतलब आपके उस ग्रुप से भी आपका बहुत फायदा हुआ। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि घर पे रह के प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं, या मुझे दिल्ली आना चाहिए, या कुछ लोग जैसे गांव में बैठे हुए हैं, प्रॉपर नेट उनके यहाँ मिल रहा है, लेकिन जैसे वो थोड़ा आउटर एरिया में है, तो क्या वहां पे रह के अगर उनको सोर्सेज मिल जाए, जैसे प्रीवियस ईयर बुक तो अब ऑनलाइन हर जगह पहुंचाई, PDF हर जगह मिल रहा है, ठीक है, तो क्या घर पे रह के प्रिपरेशन हो सकती है या बाहर दिल्ली आके रूम लेके रहना जरूरी है? बिल्कुल घर से बिल्कुल हो सकती है, मैंने भी घर से तैयारी करी है, मतलब था तो दिल्ली में ही, पर मेरा ऐसा जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर टाइप ये सब जगह हब है, पर मैं घर के पास लाइब्रेरी थी मेरी, वहाँ लाइब्रेरी में जाता था। तो अगर आपके भी छोटे मोटे शहर जहाँ भी रहता हो वहाँ पे अगर लाइब्रेरी है आसपास, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, लाइब्रेरी में बहुत अच्छा फायदा होता है पढ़ाई में, क्योंकि घर में तो ये होता है जैसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मन नहीं किया, लेट गए, नींद आ गई, सोचा पावर नैप लेता हूं, लंबा सो गए। पर लाइब्रेरी में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। घर में तो फोन छोड़ते रह जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है घर में। तो ऐसी कौन कौन सी डिस्टर्बेंस, देखो हर्डल्स बहुत आई होंगी आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है, और क्या सारी चीजें कट आउट की, जैसे कि मतलब जो छोड़ ही दी थी एकदम प्रिपरेशन के दौरान? जैसे इसमें होता है कि कई बार हम दोस्तों के साथ फ्रेंड्स गैदरिंग करने लग जाते हैं, कई बार क्या होता है कहीं शादी ब्याह में गए 10 दिन मौज करें, तो कंटिन्यूटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आपने कैसे मेंटेन रखा वो? कंटिन्यूटी तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मस्ट है। इसके लिए मैंने CJLET में एक ही काम अच्छा किया था, उसमें डिसिप्लिन बहुत था, मैं हर दिन 10 घंटे से देता ही था पढ़ाई के लिए, क्योंकि गाइडेंस थी नहीं, तो जो भी नंबर आए वो 10 डिसिप्लिन की वजह से आए थे। तो 19 में भी मैंने यही काम किया, 19 में डिसिप्लिन रखा मैंने, जब तैयारी करी थी मैंने 19 में ज्यादा पहले तैयारी शुरू नहीं करी, बाद में तैयारी की थी। पहले मैं 18 के मार्क्स से खुश था तो मैं कर नहीं रहा था, मैंने बाद में तैयारी शुरू करी 19 के लिए। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करी तब तो घर में तो डिस्टर्बेंस बहुत होती है, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी चला गया था। तो जितनी भी चीजें होती है मैं सबका टाइम फिक्स कर दिया था कि हाँ इसी टाइम पे, जैसे रात को जाऊंगा तो रात को थोड़ी सी चैट कर लूंगा ताकि स्ट्रेस ना बना रहे, थोड़े स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो कभी गेम खेल ली, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसे रखता था मैं। तो जैसे अपने आप को कभी टाइम देते, जैसे वीकेंड पे कई बार लोग क्या होता है कि एक दिन अपने लिए रखते हैं, तो ऐसा आप करते थे? संडे को मेरा चिल डे होता था, मैं चिल डे बोलता था उसको, कि सैटरडे को ट्यूब के दोनों मॉक दे दिए इंग्लिश मैथ, संडे को एक मूवी मेरी पक्की थी, हर संडे एक मूवी जरूर देखनी। उस दिन सिर्फ मूवी देखता था, और एक मेरी फॉर्मूले की कॉपी बना रखी थी मैंने, उसमें मैंने सारे मैथ्स के फॉर्मूले लिखे थे, बस वो लिखे थे। तो मैं हर संडे मैथ्स की कॉपी रिवाइज करता था फॉर्मूले वाली, वो फॉर्मूले वाली कॉपी और मूवी, बस और कुछ नहीं करता था पूरे दिन। तो ऐसे देखो, एक तो होता है कि फार्मूला हमने कहीं से सीख दिए गूगल करके, एक होता है जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कोई ट्रिकी अप्रोच करके, तो वो सारी चीजें नोट करते हैं। तो ऐसा आपने बनाया था, या जैसे सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100 इस तरह के? जो सिंपल से फॉर्मूला तो मैं नोट भी नहीं करता था, जो ऐसे थोड़े यूनिक अप्रोच होती थी ना, जैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह, जहाँ पे मुझे काफी दिक्कत पड़ती है, जैसे रेस में मुझे काफी दिक्कत पड़ती थी, तो मैंने रेस के 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स टाइप ब्रीफ नोट्स बना लिए थे कि अगर मुझे कोई बड़ा टॉपिक भी कवर करना है, 3-4 पेज देखूं पूरा टॉपिक कवर हो जाए, तो वो मैंने बना लिए थे। तो मैं हर संडे उसको रिवाइज करता था, सारे फॉर्मूला में देख लेता था मुझे। और मॉक टेस्ट एनालिसिस किस बेसिस पर, मतलब कैसे करते थे, जैसे आपका प्रॉपर नोट्स बनाते थे या क्या करते थे? अब प्री के तो जैसे मॉक दिया हमने, तो प्री में पहले क्या करता था, जब मैं स्टार्ट करी थी, मैं एक सबके सारे इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश तो मुझे थोड़ी सी भरोसा हो गया था 18 के बाद से, तो मैं मैथ्स और जीएस दोनों के क्वेश्चन नोट करा करता था। फिर जीएस में क्या हुआ, जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था नोट करने में, तो फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया। तो जीएस के तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मैथ्स के मैं सारे नोट कर, सारे मतलब जो मुझे गलत हुई
और जिनमें थोड़ी सी जहाँ मुझे लगा कि हाँ इसमें अभी मैंने भले ही सही कर दिया और बाद में मैं गलत कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है गलत करने की, तो मैं उनको भी नोट करता था। या फिर कोई ऐसा है जो है सिंपल सा क्वेश्चन पर उससे बेटर अप्रोच मिल गई मुझे कहीं और से, किसी ग्रुप वगैरह से, तो मैं उनको भी नोट करता। तो ऐसे करके मेरे करीब 1200 के आसपास क्वेश्चन मैंने हो गए थे मेरी मॉक वाली कॉपी में। तो मैं मेंस के टाइम पे उन्हीं 1200 जो मेरे मेंस के मॉक में आए थे और प्री के मॉक में थे सब लेके, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार रिपीट करता रहता था। फिर मैंने राकेश सर वगैरह सब छोड़ दी थी, मैं उन्हीं 1200 क्वेश्चंस को जैसे कॉपी खत्म हुई फिर दोबारा स्टार्ट करके उन्हीं 1200 को बार बार करता था। मतलब प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर रीजन बस उसी के। अच्छा। और जहाँ पर टॉपिक वीक लगा उस टॉपिक के अलग से कर लिया। जैसे मैं टीएसडी में थोड़ी सी कभी दिक्कत पड़ रही थी टीएसडी में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो मैं मॉक वाली कॉपी तो कर ही रहा हूँ, साथ में 1-1.5 घंटे अलग से टीएसडी कर लेता था। अच्छा, जैसे लेक्चर्स वगैरह देख हाँ, लिए। लेक्चर्स वाले देख उसके क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर लिए। अच्छा, तो जैसे मेंस के लिए मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं रखा कि मेंस के लिए अलग, प्री के नहीं, लिए नहीं, अलग, ठीक है? बिल्कुल। मतलब एक इंटीग्रेटेड हाँ, तैयारी हाँ, करी, हाँ, राइट? हाँ। मैथ्स और इंग्लिश की, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था, चूंकि 5 महीने बाद प्री है और कई सारे लोग इनमें से लगभग सारे लोग देंगे ही, ठीक है? CHSL भी होने वाला है, CGL भी, तो कुछ लोग CGL देने जाते हैं, CHSL की अलग से तैयारी करने को कहते हैं, मतलब CHSL के लिए अलग स्ट्रेटजी, CGL के लिए, तो क्या ऐसा है कि CHSL के लिए अलग फॉलो करने को? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस पूरा सेम है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। बस ये है सीएचएसएल को मैं बेसिकली सीजीएल के, अगर आप सीजीएल के लिए सीरियस हो तो मैं सीएचएसएल को एक मॉक मान के चलता था। अच्छा। क्योंकि अगर सीएचएसएल पहले हो रहा है तो अगर उसमें कुछ गलती कर भी दी, आंसर की आएगी, पता चल जाएगा क्या गलती करी है, तो वो गलती सीजीएल में ना रिपीट करें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीजीएल काफी बेटर है, सीएचएसएल की कंपैरिजन में बेटर ही है, तो बस वो गलती ना हो, तो इसलिए मैं सीएचएसएल को बस अलग से कुछ नहीं करता था। सीएचएसएल को तो मैं ज्यादा करता भी नहीं था, मेनली मैं सीजीएल का ही टारगेट था, पर सीएचएसएल देता था मॉक के सेंस में इसलिए। अच्छा, और जब आपने स्टार्ट, अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो अभी 5 महीने बच्चे हैं, तो अभी कुछ लोग तैयारी करेंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं और अभी न्यू कमर्स होंगे, है ना? तो जैसे वो लोग क्या करते हैं कि मॉक देते हैं और उनका स्कोर मान लो, अभी आप जैसे मैंने पहला मॉक दिया था जब तैयारी शुरू करी थी 2016 जुलाई में, तो शायद 57-58 नंबर आए थे 200 में, ठीक है? और उस टाइम पेपर थोड़ा लेंदी भी होता, मतलब ज्यादा समय मिलता था, तब 57-58 आए थे। तो आपने ऐसे दिया होगा पहला मॉक, तो कितना स्कोर आया था और क्या? जहाँ तक मुझे याद है मेरे साथ पहले मॉक में 49 मार्क्स थे शायद। मैं पहला मॉक का रिसर्च सेंटर, हाँ वही वैसे मैंने भी दिया, उस मॉक में शायद मेरे 49 मार्क्स थे पहले मॉक में। बाकी मेरे मैथ में शायद नेगेटिव में थे, और बाकी जो थे वो इसमें जीएस में तुक्के लग गए थे थोड़े से। पहला मॉक था तुक्के मारे थे, उसमें तुक्के लग गए थे, और बाकी रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़े बहुत आ गए थे। हाँ, तो मतलब देखो, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करो तो सबकी वही हालत होती है, सब वहीं पे खड़े होते हैं, ठीक है? पहली स्टेप सबको वहीं से चढ़नी होती है। अब वहां से लास्ट स्टेप तक पहुंचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेहनत सब में, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत सभी को करनी पड़ेगी। कोई थोड़ा, मतलब जब IQ लेवल की बात करते हैं तो कोई थोड़ा सा मतलब स्लाइटली एज्ड होता है ना, उसको एज होता है जैसे साइंस बैकग्राउंड, तो उनको कम मेहनत में मिल जाती है सफलता, और कई लोग होते हैं थोड़ी ज्यादा मेहनत, लेकिन मेहनत के बाद सफलता जरूर मिलती है, ठीक है? तो आपने 57 नंबर से लेके 49 बोला है ना, 49 से 192.6 के लिए एग्जाम अप्रोच में भी काफी, जैसे आपने 18 का जब एग्जाम दिया होगा तो आपकी अप्रोच कुछ अलग रही होगी, और आपने एक साल में काफी कुछ सीखा। 19 में जवाब देने गए होंगे, तो एग्जाम देने के तरीके में, मतलब वहाँ पे कैसे हैंडल करना है, प्रेशर हैंडल कैसे करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सबको होती हैं, तो आपने कैसे हैंडल किया ऑपरेशन? सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में नर्व्स कंट्रोल करना है बंदे। अब जैसे 18 का मेरा प्री था तो मेरी डिफिकल्ट शिफ्ट थी 18 की प्री की। अब मुझे तो आइडिया नहीं है ना पेपर के टाइम में सिर्फ डिफिकल्ट है कि नहीं है, तो मैं तो अपने हिसाब से कर रहा था, पर मेरे आसपास जितने बाद में बात हुई मेरी सबसे, सब प्रेशर में बिखर गए, मतलब कोई सबने बहुत कम 60-65 ऐसे अटेम्प्ट किए थे। तो वो गलती मैंने सीजन 18 में भी नहीं करी, सीजन 19 में भी नहीं करी, कि ये प्रेशर कभी नहीं आने दिया एग्जाम में कभी, क्योंकि अगर प्रेशर आ गया, आपको कितनी नॉलेज क्यों ना हो, भले हमें 200 आ सकते हैं आपके मार्क्स, पर आपकी कभी नहीं आएंगे अगर प्रेशर में आ गए तो प्रेशर नहीं बनने दिया कभी अपने ऊपर, ऐसा कभी लोड लेके नहीं बैठा पेपर पे कभी भी। तो कुछ लोग ऐसे, देखो ये मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ, और जैसा कि मैंने भी बताया कि एग्जाम हॉल में कोई टारगेट लेके नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, हम एनालिसिस देखते हैं, पेपर बहुत इजी आ रहा है, और हम यहाँ पे अटेम्प्ट्स देखते हैं कि कोई 95 कर रहा है, कोई 96, और वही प्रेशर लेके जाते हैं एग्जाम हॉल में कि हमें भी 100 करना है। अब मुझे याद है मेरे जब सीजन 2018 में मैंने आई गेस 88, 89, 90 के आसपास समथिंग अटेम्प्ट किए थे, तो मेरा दोस्त था, उसके मेरे जितने ही मार्क्स आते थे हमारे मॉक में, हमने जो 2-3 मॉक दिए थे मेरे जितने आए थे उसके, तो उसने कहा था तूने 90 किए तो मैं तुझसे ज्यादा करूंगा। हाँ, ये चीज, तो उसने 92 किए, पर उसके नंबर बहुत कम आए, वो फेल ही हो गया एक तरह से, बहुत कम नंबर आए थे उसके,
क्योंकि उसने मेरे चक्कर में 92 कर जरूर दिए, पर उसने सारे गलत कर दिए। हाँ, तो ये मतलब तुक्के लगा, हाँ, तुक्के लगा, बस ज्यादा अटेम्प्ट हाँ, करने बस, चाहिए। बस, बस। तो इस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो न्यू कमर्स होते हैं हाँ, जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, हाँ, वो ज्यादा करने के चक्कर में बहुत सारे गलत कर देते हैं, मतलब बिल्कुल, तुक्के बिल्कुल। जिसको हाँ, कहते हैं, हाँ, तुक्के हाँ। लगा देते हैं। तो उस पे क्या कहते सीजन हैं? 20 वाले स्टूडेंट्स को तो मैं बोलूंगा रिस्क ना ही ले, क्योंकि 21 में सीईटी आएगी, रिस्क ले लिया नुकसान हो जाएगा। 20 में बल्कि पहला अटेम्प्ट भी हले क्यों ना हो, पर इतना कर ले कि 20 में जॉब सिक्योर कर ले, भले कोई से भी कर ले। तो 21 में सीईटी किसी को नहीं पता क्या होगा उसमें। वही चीज़। अच्छा, कुछ लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि एसएससी का नोटिफिकेशन अभी आया है, तो आपने देखा होगा कुछ 6506 के आसपास वैकेंसीज कम हो गई हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको लेकर डरे हुए हैं कि 6500 वैकेंसी में होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या, मतलब अगर आपको 2020 देना होता हाँ। तो आप क्या फॉलो करते कि 6506 देखते या आप अपनी एक सीट देखते, कैसे प्रिपरेशन करते? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इन केस मैं 20 की तैयारी करता सीरियल 20 की, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उससे। मुझे पता है कि मुझे जो सीट चाहिए वो मैं ले जाऊंगा। हाँ। मुझे 4600 गेट की कोई छोटी सी सीट चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। हाँ। बात है ड्रीम पोस्ट की। अगर आपने ड्रीम पोस्ट सोच रखी है मुझे आईटीआई चाहिए, मुझे एमबीए चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आपने पहले ही टारगेट सेट कर दिया है और इनके साथ मॉक में कम आया, कहीं भी आया तो डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा मुझे एमबीए चाहिए, इतने नंबर में तो एमबीए नहीं मिलेगी, पर ऐसा कुछ पता नहीं कि आपके मॉक में ना आ रहे वहाँ आ जाए, बस आपको प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। आपने किसी का एग्जांपल भी दिया था जिसके मॉक में अच्छे नहीं आए? मेरा एक दोस्त था, उसके मॉक में 150 160 ऐसे 160 भी क्या 150s में आते थे, और उसने बोला था मेंस में मैं अच्छा कर जाऊंगा, और उसकी मेंस में 188 मार्क्स है सर। 16 तारीख के शिफ्ट में 16 नंबर में मेंस में 188 94 के 94 सही है। देखो एक्यूरेसी कितना नंबर बढ़ा सकते हो। और इंग्लिश में कितने थे? इंग्लिश में देखिए 191 पॉइंट समथिंग है, और प्री में भी उसके 200 है। देख सकते हो, मतलब अगर आप मॉक में कितने, इसी वजह से मैं कहता हूँ कई बार आप मॉक के स्कोर से डिमोरल हो जाते हो। कई लोग क्या करते हैं, मॉक में स्कोर नहीं आता लेकिन वो काफी चीजें उससे जो पॉजिटिव्स हैं वो ले लेते हैं वहां से। उनको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, मॉक का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप उससे स्कोर से अपने आप को एनालाइज करें। आप अपनी गलतियों को देखें, है ना, और वहां से टाइम मैनेजमेंट सीखा जाता है ना। टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है मैं आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा है। कि अब जैसे मैंने डेटिंग की तैयारी की थी, तो मैंने मॉक दिए नहीं थे मेंस के। मुझे लगा जैसे प्री निकल गया 190 मार्क्स में बहुत कुछ था, पहला टाइम था 190 में कोई भी कुछ हो जाए, तो मुझे लगा जैसे प्री हो गया ऐसे मेंस भी हो जाएगा। मैंने मॉक दिए ही नहीं, मैं कहा मॉक ऐसे ही चला जाएगा, पेपर अच्छा कर जाऊंगा। पर वहाँ पे मुझे स्पीड की दिक्कत पड़ गई, क्योंकि मॉक दिए नहीं थे मैंने। तो मुझे, अब मेरी सिर्फ 11 वाली थी, इजी थी उस टाइम पे भी, पर वही था उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि कितने किस तरह से मैनेज करना है टाइम। 19 में मुझे ये दिक्कत नहीं, 19 में मैंने स्पीड बहुत अच्छी बना ली थी। मतलब 19 में मैंने जितने भी मॉक्स होते थे, जितने लाइव मॉक वगैरह होते थे, सारे मैं आराम से 95 96 तक सब में अटेम्प्ट कर लेता था। स्पीड की दिक्कत कहीं नहीं पड़ी। मतलब प्रैक्टिस की वजह से मैंने मॉक्स बहुत ज्यादा दिए थे, 100+ मैंने मेंस के मॉक दिए थे, ऐसे ही मैंने प्री के भी 100+ मॉक दिए थे। तो इतने मॉक दिए थे मैंने, तो प्रैक्टिस की मुझे स्पीड की दिक्कत कहीं नहीं पड़ी। ये चीज मुझे 18 में हुई थी, 18 में दिक्कत पड़ गई थी स्पीड की मुझे। और मिक्स मॉक, मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक का देते। कई बार क्या होता है कि हम एक मॉक देते रह जाते हैं, जैसे कि ट्यूब का देना शुरू किया, अब उधर स्कोर मान लो कम आने लगे, या रैंकर्स का दे रहे हैं या टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं तो स्कोर कम आने लग जाता है, हम दूसरे। तो कई बार क्या होता है, मॉक वाले सेट ही ऐसा करते हैं कि आप उड़े ना। जैसे कुछ लोगों का 180 आने लग जाता है तो वो कहते हैं मैं तोप हो गया, तो उनको दबाने के लिए ऐसे मॉक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मिक्स देते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल एग्जाम लेवल, मतलब जो एग्जाम, देखो एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि मॉक वाले बनाएंगे। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि 30 एवरेज 30 ऐसे, मतलब सारे मिक्स करके सारे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सारे मॉक देते हो तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको वो फायदा हो। तो आप अब 2020 वालों के लिए एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी बता दें इनको जो फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट इसी पे आता है कि कितने घंटे पढ़ें। घंटे देखो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है घंटे का। अगर कुछ बंदे होते हैं कि 6 घंटे में भी अपने निकाल जाते हैं काम। बस ऐसा होना चाहिए कि जब रात को सोए तो ऐसा लगे कि जो मैंने टारगेट किया था वो फुलफिल कर लिया, सैटिस्फैक्शन। हाँ, चैन की नींद है। ऐसा लगे क्या क्या ये रह गया वो रह गया, ये सब चीज आए दिमाग में रात को सोते टाइम। और कुछ गलतियां बस एक ये ना हो कि प्रीवियस ईयर मार्क का रहो। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे वजह से बूम मिला 20 नंबर का मुझे एग्जाम, तो वो प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। और एक दूसरा प्रेशर कंट्रोल करना। अगर पहला अटेम्प्ट भी है, नहीं भी है तैयारी, पर अगर हार्ड शिफ्ट आ गई, प्रेशर मैनेज कर लिया, 150 नंबर भी आ गए, तो आपको 190 तक तो चले जाएंगे, 190 के आसपास और भी चले जाएंगे। तो बस प्रेशर कंट्रोल करना है, प्रेशर में बिखरना नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन अब तो हो गया, अब तो ऐसा है नहीं कि मतलब आपकी टफ शिफ्ट आई। तो आपके कितने प्री में कितने नंबर का फायदा हुआ था? मेरे प्री में मेरे 38 समथिंग नंबर का फायदा हुआ था। और अभी हम जिससे मिले हैं अमन, उनके तो 46 नंबर का फायदा हुआ था, टॉपर थे प्री के। तो हम ये कह सकते हैं कि प्री का लेवल कैसा भी हो, अगर आप प्रेशर मैनेज मॉक से सीख के जाएंगे टाइम मैनेजमेंट, और प्रेशर वहां पे जो नर्व्स है उस पर कंट्रोल कर लेंगे,
तो आप वहाँ पे देखो कैसी भी शिफ्ट हो, आप अगर अच्छा स्कोर कर देते हो, मतलब एक एवरेज स्कोर भी कर देते हो अच्छी शिफ्ट में, तो आपका नॉर्मलाइजेशन वो मेंटेन करके 200 से पार भी चला जाता है ना। तो अब 2020 वालों के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि 5 महीने हैं, ठीक है, तो 5 महीने में उन्हें जैसे इधर उधर कई लोग क्या होता है कि अब शादियों का सीजन स्टार्ट होगा, कहीं शादी कोई अटेंड कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो आप मतलब उनको थोड़ा सा ये सजेस्ट, आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा, आप सजेस्ट करें क्योंकि आप अभी नया नया टॉप करके आए हैं ना, तो आप ये बताइए कि इनको क्या करना चाहिए अभी से। देखो कुछ लोग पूछते हैं 5 महीने एनफ है या नहीं, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा इनके क्लियर। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, जैसे अब पेपर से 1-2 महीने पहले बंदे बोलते हैं तो हो गई तैयारी, अब तो क्या ही करना, जहाँ घूमना घूम लेंगे, 1-2 महीने में क्या ही कर लेंगे। पर वही 1-2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे बाकी बंदे आराम से चिल मार रहे हैं, आप वहाँ पे एज ले सकते हो उस टाइम। तो इस 5 महीने में क्या करना चाहिए, जितना पिछला पढ़ा है अगर सिलेबस हो गया कंप्लीट तो रिवाइज करना चाहिए। और अगर इनकेस नहीं हुआ टॉपिक, जैसे SICI का रोल बहुत कम होता है, नहीं छोड़, अगर नहीं भी आती तो छोड़ भी सकते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। पर अगर अभी तो यही करना चाहिए, अगर हो गया पूरा तो प्रीवियस ईयर करें अच्छे से, क्योंकि अभी अगर पूरा सिलेबस होगा तो खाली प्रीवियस ईयर करें, प्रीवियस ईयर करें, मॉक दे दबा के, और तो कुछ अभी जितनी मॉक करें उससे एनालिसिस करें। अगर एनालिसिस में ये दिख गया कि भाई मैं बार बार THD गलत कर रहा हूँ, तो THD को जाकर अच्छे से कर दे, पर वो गलती रिपीट ना हो अगले मॉक में, या अगली बार जब वो पेपर कहीं ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, वो पैटर्न दिख जाए तो तुरंत कर दूंगा, ऐसा न लगे कि पहले आया था पर मुझे अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे इतने DM आए इससे रिलेटेड कि सर जो ये मतलब जो पहले दे चुके हैं, लाइक जो 17, 18, 19 में दे चुके हैं, प्री कर लेते हैं, कुछ लोग मेंस नहीं होता, कुछ लोग मेंस कर लेते हैं, फिर स्कोर कम रह जाता है, कुछ लोग से प्री नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो आपने बता दिया, जो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। अब मैं ऐसे को भी जानता हूँ जिनके मेंस में 390 प्लस हर मॉक में रहते थे, इंग्लिश मैथ्स मिला के। अच्छा, ट्यूब में हर बार वो टॉप 5 टॉप 10 में रहती थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, पर वो मेंस में जाके प्रेशर में आके बिखर गई। तो मेन चीज़ है इस टाइम पे कि आपको प्रेशर नहीं आने देना अपने ऊपर। आप ऐसे भी नंबर दिया, इसके बंदे के नंबर नहीं आते तो इतने अच्छे नंबर आ गए थे। तो जिन बंदों का ऐसा हो रहा है, अगर आपका सिलेबस सब कुछ हो रखा है, हर चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है, तो या तो प्रेशर की दिक्कत है, प्रेशर में आके बिखर रहे हो, मतलब अगर सिलेबस नहीं है तो आपको अपने वीक टॉपिक्स देखने चाहिए, मेरे वीक टॉपिक्स क्या क्या है, और सिर्फ उसी को टारगेट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मैंने GS में भी ऐसे ही करता था, हर एक जगह पे वीक टॉपिक्स देख लो, उसी के जाके अगर ज़्यादा दिक्कत है तो लेक्चर्स देख लो, और अगर लेक्चर्स हो रखे, सब कुछ हो रखा है, तो खाली नोट्स रिवाइज कर लो, पर वीक टॉपिक को वीक मत रहने दो। हाँ, तो यही गलतियां करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। तो आप लोग अपनी गलतियों को एनालाइज, देखो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, तो आप मॉक देते हो, आपको पता चलता है कि देखो मॉक छिपाओ ना, खुद से अगर झूठ बोलोगे नहीं मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, तो फिर कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपको इंप्रूव कहाँ करना है, आप देखो मॉक में कहाँ गलतियां कर रहे हो, उस जो पर्टिकुलर, अब मान लो 2 टेस्ट में आपने THD, जैसे मैंने बताया कि आपने गलत कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि THD आपका अच्छा है तो फिर ये गलत होगा, आपको वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए और फ्रेशर्स बिल्कुल टेंशन नहीं लें, क्योंकि पहला अटेम्प्ट मतलब आप क्या कहते हैं पीक पे होते हो अपने, तो आपको कोई डर नहीं होता, आप बेस्ट अपना दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने तो आपका मतलब 18 से आप क्या ले रहे हैं? 18 से मैं CSS लूंगा। अच्छा, और 19 से? 19 से मैं होपफुली अगर ME मिल गई तो MBA लूंगा, और नहीं मिलती तो 1-2 पोस्ट में सोच रहा हूँ, पर वो जरूरी नहीं है, अगर नहीं मिलती तो मैं DV स्किप भी कर सकता हूँ। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली। पहले तो बेस्ट विशेष आपको 18 के लिए, 19 के लिए भी बेस्ट विशेष, 18 के लिए कांग्रेट्स भी, क्योंकि आपका 31 को रिजल्ट आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो बोली कि अगर इनको लगता है कि ये सेटिस्फाइड हैं 18 वाली से, तो 19 में इतने अच्छे स्कोर के बाद भी DV स्किप कर देंगे। अगर इनको MBA नहीं मिलती, मतलब इनको लगता है कि MBA नहीं मिलेगी, तो या मतलब रैंक का कुछ आइडिया लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि MBA मिलनी है नहीं। अगर मेरे माइंड में 2-3 पोस्ट है, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं DV स्किप कर दूंगा। अगर CSS मिल गई मतलब 4600 से नीचे की पोस्ट तो नहीं बिल्कुल भरूंगा ही, तो 3-4 पोस्ट आओ भरूंगा भी नहीं। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जितने लोगों को 2020 देना है, चाहे वो 17, 18, 19 जिसके भी टॉपर हो, दे सकते हैं, प्री आप देना चाहें दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपको मान लो 17 में आप सिलेक्टेड है, 18 या 19 में सिलेक्टेड है, ठीक है, जब तक इनका मेंस होगा या DB होगा तब तक तो 19 का फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 18 वालों को तो स्पेशल सलाह है कि अगर आप 4600 पा जा रहे हैं तो आप उससे कम ग्रेड पे की, लाइक 2400 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है उसको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में ना भरें। उससे क्या होगा कि कोई ना कोई एक लो स्कोर नंबर को मतलब, और बेरोजगारी भी चल, वैसे सीट्स बहुत कम है, वही चीज, तो सबको इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और मैं बात करके बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बाकी आपकी टेलीग्राम आईडी में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि किसी को मतलब कोई डाउट होता है तो आप इनसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इनका नाम नहीं सर्च करना है, जो आईडी डालूंगा उससे सर्च करेंगे, आपको मतलब आप कब अवेलेबल रहते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं कि कभी मैसेज करें तो
सर वैसे सुबह के टाइम तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बाकी शाम के टाइम थोड़ा सा बिजी, पर वैसे दोपहर में रात के टाइम मैं रिप्लाई कर दूंगा आराम से। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो सर बस एंजॉय कर रहे हैं, अभी तो बस दोस्तों के साथ कभी निकल लिए, अच्छा बाकी सीरीज वगैरह हो रही है, बस ये सब चीज चल रही है, सीरीज मूवी यही सब चल रहा है अच्छा। तो 31 तक तो बस यही पूरी बस इसीलिए जिम भी ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ मैं, नहीं, थोड़ा कर दूँ ताकि ऑफिसर वाली पर्सनैलिटी बन जाए मैं। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। तो बेस्ट विशेस, और मिलते रहेंगे फिर जब ज्वाइनिंग के बाद यही मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है? अपन हो सकता है साथ में ही हाँ, एक ही हाँ। डिपार्टमेंट में काम करें, है ना? तो चलो बेस्ट विशेस। और एक बार इन लोगों को फिर से थोड़ा सा एक लाइन बोल दो इनके लिए जो बस इतना ही बोलूंगा मैं कि प्रेशर बिल्कुल अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, उसमें बिगड़ना भी ना उसमें। और दूसरी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक की दोहराई गलती को दोबारा ना करें, मॉक वाली गलती को दोबारा ना रिपीट ना करें, मतलब। चलो बाय बाय।